नमस्कार, मैं रविश कुमार। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी सत्याग्रह में भाग लेने नहीं गया था, छुट्टी पर गया था। आज 1 अप्रैल है, लेकिन मैं आपको अप्रैल फूल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अब तो आप हर दिन ही अप्रैल फूल बनाए जाते हैं। इतनी ही कोशिश होगी कि आप यह देख सकें कि नागरिकता कानून CAA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC को लेकर आप किस तरह से अप्रैल फूल बनाए जाते रहे हैं। याद कीजिए, 2019 की सर्दियों का तापमान इन मुद्दों के कारण कितना गर्म था, और जब 2021 के गर्मियों में चुनाव हो रहे हैं तो यही वो मुद्दा है जो यहां वहां नजरें चुराते फिर रहा है। बीजेपी CAA NRC को लेकर बंगाल में कुछ बोलती है तो असम में कुछ और। तमिलनाडु में बीजेपी उसके साथ चुनाव लड़ रही है जो वहां की जनता से इस कानून को हटाने का वादा कर रही है। असम में उसके साथ लड़ रही है जो घोषणा पत्र में इसका जिक्र तक नहीं करती है। तब बीजेपी नहीं चाहती थी तब कि कोई इस पर चुप रहे। जब अगस्त 2019 के बाद से NRC और कुछ समय के बाद नागरिकता कानून को लेकर देश भर में राजनीतिक तापमान गर्म किया जा रहा था। जस्ट टू रिमाइंड यू, 2019 के अगस्त में NRC की लिस्ट जारी होती है। जैसे ही इसे नागरिकता कानून से जोड़कर बयान दिए जाने लगते हैं, विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो जाता है, जो 2020 के फरवरी तक देश के कई हिस्सों में जारी रहता है। मांग होने लगी कि इस विधेयक को वापस लिया जाए। कागज नहीं दिखाएंगे के नारे लगने लगे तो जवाब में कहा जाने लगा कि कागज तो दिखाना ही होगा। इन प्रदर्शनों के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। दिल्ली, पटना में दंगे हो गए। पुलिस की गोली से न जाने कितने लोग मरे और प्रदर्शन में शामिल होने के कारण कितनों पर मुकदमे हो गए। लोगों को लगा कि यह कोई देश बचाने जैसा मामला है जिससे सरकार समझौता ही नहीं करना चाहती। जैसे ही अगस्त 2019 में NRC की अंतिम सूची आती है, राजनीति बदल जाती है। करीब 19 लाख लोग NRC से बाहर हो गए। PTI की खबर के मुताबिक इसमें से 12 लाख हिंदू थे। इसी से दांव उल्टा पड़ गया। असम के एक हिस्से की मांग थी कि जो भी भारतीय नहीं है बाहर जाए। CAA का सहारा लेकर NRC की सूची का सांप्रदायिक विभाजन नहीं होना चाहिए। बीजेपी कहने लगी कि NRC को लेकर हम नहीं आए। कोर्ट की पहल से NRC शुरू हुई। 22 दिसंबर 2019 को रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री ने खुद ही ये बात कही। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी NRC शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो हो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। असम की बीजेपी सरकार ने ही उस NRC को रिजेक्ट कर दिया जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी हुई थी, जो प्रधानमंत्री बता रहे थे। 20 नवंबर 2019 को राज्यसभा में अमित शाह कह चुके थे कि NRC पूरे देश में होगी और दोबारा असम में भी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 1600 करोड़ रुपए खर्च कर अकेले असम में NRC कराई गई, और जब अंतिम सूची आई तो बीजेपी और उसकी सरकार ने स्वीकार ही नहीं किया। असम की राजनीति में दशकों से बांग्लादेशी शरणार्थियों की संख्या का भूत खड़ा किया गया। लगता था कि असम का हर जिला घुसपैठियों से भर गया है, लेकिन जब सूची आई तो कुछ खास नहीं निकला। क्या आपको यह बात हैरानी में नहीं डालती कि NRC की सूची आने के बाद और CAA बनने के बाद असम का पहला चुनाव है और इसकी राजनीति इस तरह से गायब है जैसे यह कोई मुद्दा ही ना हो। बेशक असम के मूल लोगों के मन में भी यह सवाल बड़ा होता गया और वे भी जानना चाहते हैं कि कितने लोग आए हैं बाहर से। लेकिन जब NRC की लिस्ट आई तो पता चला कि यह राजनीति का ऐसा दलदल है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही पांव धंसते जा रहे हैं। असम की जो आबादी इसकी लड़ाई लड़ रही थी
वो लिस्ट में आए नामों को हिंदू या मुसलमान के नाम पर नहीं बांटना चाहती थी। उसके लिए दोनों ही घुसपैठिए हैं, दोनों को बाहर जाना चाहिए। लेकिन इससे वोट का संतुलन ऐसा डामाडोल हुआ कि बीजेपी इस चुनाव में सतर्क हो गई, इससे पीछे हटने लगी। जबकि उस समय अमित शाह कहा करते थे कि पूरे देश में ही एनआरसी कराई जाएगी। आसाम के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया हाथ में ली गई, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई है। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी। उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। इसके 3 महीने बाद 4 फरवरी 2020 को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में कहा कि अभी देश भर में एनआरसी कराने का कोई फैसला नहीं हुआ है। अगस्त 2019 से लेकर अब तक 19 महीने बीत चुके हैं, एनआरसी का अता पता नहीं है। एक बात का ध्यान रखिए, असम में ही 1600 करोड़ खर्च होकर पानी के सामान हो चुके हैं। पूरे देश में होंगे तो 64,000 करोड़ रुपए खर्च होने के अनुमान हैं। नियम है कि कानून बनने के 6 महीने के भीतर उसके लागू होने की नियमावलियां बन जानी चाहिए, लेकिन नहीं बनी हैं। तालाबंदी के दौरान केंद्र सरकार खेती से संबंधित अध्यादेश लाती है, किसी को पता नहीं चलता है। वह अध्यादेश कानून बन जाता है और 1 महीने के अंदर उसके नियम बन जाते हैं। असम की राजनीति से नागरिकता कानून और एनआरसी का बवंडर उठा था और उसी की राजनीति बीजेपी के घोषणा पत्र से गायब हो गई। असम और बंगाल के चुनावों के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र और नेताओं के बयान को देखिए, काफी अंतर्विरोध मिलेंगे। अमित शाह का बयान है कि कोविड के कारण नागरिकता कानून लागू करने में देरी हो रही है, टीकाकरण के बाद लागू करेंगे। टीकाकरण कब पूरा होगा इस पर किसी को पता नहीं। क्या पूरी आबादी का टीकाकरण होगा यह भी पता नहीं। अनुमानों के अनुसार तो इसमें कई साल लग जाएंगे। अब वही बीजेपी असम के घोषणा पत्र के 2 दिन बाद जब बंगाल में चुनावी घोषणा पत्र लाती है तो कहती है कि बंगाल में सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में नागरिकता कानून लागू कर दिया जाएगा। क्या मई महीने तक टीकाकरण पूरा हो जाएगा? क्या बंगाल में ही मई महीने में टीकाकरण हो जाएगा? सवाल है कि असम में तो बीजेपी की सरकार थी, वहां कैबिनेट ने क्यों नहीं लागू कर दिया? जब इसके नियम ही नहीं बने तो यह कानून लागू कैसे हो जाएगा? मनीष कुमार ने असम सरकार के एक मंत्री भवेश कालिता से बात की। आप लोग सरकार में आएंगे तो सीए लागू करेंगे कि नहीं करेंगे? सीए तो लागू हो गया ना, सीए लागू। आप पार्लियामेंट में पास किया, ये एक नहीं बिल तो पास है, आइन में गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो गया। एक जो हो गया वो क्या लागू होने के कुछ कम था क्या? आप बोलिए। इस मसले का संबंध तो इसी बात से है कि वोट की राजनीति के लिए बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है। देश की सुरक्षा को खतरा है, इंग्लिश में बोले तो ब्ला ब्ला है। तो जाहिर है ऐसे लोग इस चुनाव में वोट ना कर सके, इसकी कोशिश होनी चाहिए थी। पीटीआई की खबर है, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जिन लोगों के नाम एनआरसी की अंतिम सूची में नहीं है वो विधानसभा चुनाव में वोट कर सकते हैं अगर मतदाता सूची में उनका नाम है। सुप्रीम कोर्ट तो डेडलाइन पर डेडलाइन दिए जा रहा था कि जल्दी एनआरसी का काम पूरा हो, लेकिन जो लोग बाहर हैं उस सूची से उनको वोट डालने की छूट भी दी जा रही है। क्या वे सारे के सारे भारतीय हैं? हम जानते हैं। जय हरि बोल। प्रधानमंत्री बांग्लादेश की यात्रा पर गए तो मतुआ समुदाय से जुड़े प्रसिद्ध मंदिर भी गए। अपने ट्वीट में भी जिक्र किया, कहा गया कि बंगाल के मतुआ समुदाय के वोट पर बीजेपी की नजर है, इसलिए प्रधानमंत्री मतुआ समाज के मंदिर गए। बीजेपी 2018 से इन्हें नागरिकता देने की बात करने लगी तो माना गया कि 2019 में बंगाल की सीटों पर लोकसभा चुनाव में मतुआ समुदाय के लोगों ने बीजेपी को खूब वोट किया। बंगाल की एक चुनावी सभा में इस बार अमित शाह ने कहा कि हम आपको नागरिकता देने के लिए नागरिकता कानून लेकर आए हैं, कोविड के बाद हम इसे लागू करेंगे। ममता बनर्जी ने मेदिनीपुर की रैली में कहा कि बीजेपी कहती है कि मैंने बांग्लादेश से घुसपैठ को बढ़ावा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री तो वोट की मार्केटिंग के लिए बांग्लादेश चले गए।
मटुआ और नामशूद्र समाज के तृणमूल उम्मीदवार मनोरंजन व्यापारी का कहना है कि बीजेपी भ्रम फैला रही है कि वह मटुआ समुदाय के लोगों को नागरिकता देगी। यह सिर्फ जुमला है। तृणमूल बार बार कह रही है कि आपको नागरिकता साबित करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप भारत के ही नागरिक हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हमने सीएए का कानून पारित किया है। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। ये बीजेपी लोग जाके बांग्लादेश गवर्नमेंट की से बात करके ये इंडिया गवर्नमेंट उसको वीजा बातिल कर दिया, उसका पासपोर्ट उसको वीजा कैंसिल कर दिया। और आज अगर प्राइम मिनिस्टर अपने जाके वोट के लिए वोट नोटिफिकेशन होने का बाद एक विदेश में जाके आप अगर बात करते हैं वोट का फेवर में, वही लोगों को लेके जो वोट में रिलेटेड है, तो क्या होता है? তাহলে আপনার ভিসা কেন বাতিল হবে না? আপনার কেন পাসপোর্ট বাতিल হবে না? एनआरसी सीएए की राजनीति अब एक समुदाय को लुभाने के लिए बंगाल में बोलने और असम में चुप रहने पर आकर सिमट गई है। आप ध्यान से देखें तो समझ पाएंगे कि इस मुद्दे के जरिए अलग अलग समुदायों के मन में असुरक्षा पैदा की जा रही है। डर, फिर वोट के हिसाब से एक समुदाय को भरोसा दिया जा रहा है कि आपकी असुरक्षा भी हम ही दूर करेंगे। डू यू गेट माई पॉइंट? गर्दन पर हाथ रखकर जेब से पर्स निकाल लेने की टेक्निक है ये राजनीति। असम के चुनाव में कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है। इसमें से एक गारंटी है नागरिकता कानून सीएए को लागू नहीं होने देंगे। कांग्रेस के मंच पर सीएए पर क्रॉस लगा रहता है। असम में बीजेपी ने तो अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र ही नहीं किया है। बीजेपी कांग्रेस को चुनौती नहीं दे रही है कि कांग्रेस इसका विरोध कर तुष्टीकरण कर रही है, हम इसे हर हाल में लागू करेंगे। पहले तो यही जवाब दे कि 16 महीने में क्यों नहीं लागू हुआ, बीजेपी बताए। आखिर जब कोविड के दौरान कृषि कानून बन सकते हैं तो नागरिकता कानून के नियम क्यों नहीं? असम के कामरूप में राहुल गांधी ने दीपांजल दास के परिवार से मुलाकात की। 2019 में असम में नागरिकता कानून का खूब विरोध हुआ था। उस दौरान पुलिस की गोली से दीपांजल दास की मौत हो गई थी। कांग्रेस लगातार पूछती रही है कि प्रधानमंत्री नागरिकता कानून पर खामोश क्यों हैं? दीपांजल दास एक सोच थी, एक इतिहास था। दीपांजल दास सचमुच में असम था। मुझे उस दिन लगा था कि एक युवा पर नहीं गोली चलाई गई, पूरे प्रदेश पर, असम पर गोली चलाई गई और असम की हत्या करने की कोशिश की गई थी। असम में एक चरण का मतदान अभी बाकी है, लेकिन यह वो मुद्दा है जो असम के नाम पर पूरे देश के लिए लॉन्च किया गया, खासकर हिंदी प्रदेशों के लिए। नागरिकता कानून और कश्मीर का मसला जितना यूपी बिहार की राजनीति को सेट करने के लिए होता है, उतना उन राज्यों के लिए नहीं जिसके नाम पर इसकी राजनीति पैदा की जाती है। प्रधानमंत्री ने दुमका की रैली में बयान दिया था जब झारखंड के चुनाव हो रहे थे कि कौन लोग हिंसा कर रहे हैं कपड़े से पहचाने जा सकते हैं। लेकिन असम में इस कानून का विरोध हो रहा था, उनके कपड़ों और पहचान की बात नहीं की गई, किसी ने नहीं की। जबकि हालत यह थी कि त्रिपुरा और असम में सेना बुलानी पड़ी थी। असम के लोग इस बात से भड़क गए कि सभी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात हो। एनआरसी की सूची के बाद इसे हिंदू और मुसलमान में ना बांटा जाए। बीजेपी असम को छोड़ झारखंड और दिल्ली में इस मुद्दे को उछालने लगी। दोनों ही जगह चुनाव हार गए। गोदी मीडिया ने असम और त्रिपुरा में नागरिकता कानून के विरोध में हुए प्रदर्शनों और रैलियों को हिंदी प्रदेशों में नहीं पहुंचने दिया। भारत और जापान के बीच शिखर सम्मेलन रद्द हो गया। जापान के प्रधानमंत्री का दौरा रद्द हुआ।
गुवाहाटी में पुलिस की गोली से 2 नौजवान मारे गए और 9 अन्य घायल हो गए। इन्हीं में से एक था दीपांजल दास। एनआरसी की सूची में जो हिंदू नहीं आए उन्हें नागरिकता देने की बात पर असम का एक हिस्सा भड़क उठा। मनीष कुमार ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के नौजवानों से इस मसले पर बात की है। एक का होने से क्या होगा, हमारे स्टूडेंट का जो यहाँ का जो परमानेंट स्टूडेंट है ना, उनका सुविधा कम हो जाएगा। का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? का बिल्कुल नहीं होना चाहिए असम में। आप लोग को क्या लगता है? मेरे को ये लगता है कि का हम लोग को नहीं चाहिए, क्योंकि का होने से जो अदर कंट्रीज, हम लोग के नेबर कंट्रीज़ के जो माइनॉरिटीज़, रिलीजियसली जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं वो इधर आ जाएंगे। हम लोग के असम में ऑलरेडी इतने पॉपुलेशन है, ऑलरेडी बहुत पहले से इसका प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। हमको और ऐसा सिटीजन नहीं चाहिए। और जिस सरकार ने सत्ता पे ये बोल के आया था कि हम लोग बांग्लादेशी को निकालेंगे, वही सरकार अगर अब दूसरे बांग्लादेशी को लाने की बात करे तो वो इस बात से हम लोग राजी नहीं है। वैसे ही पहले से ही हम लोग के इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, अगर बांग्लादेशी को भी लाया जाए तो मतलब अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं ना जिन लोग को जॉब नहीं मिला है, तो कैसे रहेंगे इतने लोग यहाँ पर? पहले से ही इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनएम्प्लॉयमेंट भी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है अभी इंडिया में। सब फिर से और आदमी लाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको कुछ समय बाद पता चलेगा कि आपके साथ धोखा हुआ था या आपसे ओवरसाइट हो गया। तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ चुनाव लड़ रही है। संसद में नागरिकता कानून के पक्ष में एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ वोट किया था, लेकिन इन चुनावों में तमिलनाडु में एआईएडीएमके के घोषणा पत्र में लिखा है कि इसकी वापसी के लिए, इस कानून की वापसी के लिए बीजेपी पर दबाव डालेगी। बीजेपी की सहयोगी कानून की वापसी की मांग कर सकती है, लेकिन जब यही मांग किसान करते हैं कि आप कानून वापस लीजिए, तो बीजेपी से ज्यादा नाराज गोदी मीडिया के लोग हो जाते हैं। असम गण परिषद ने नागरिकता कानून के विरोध में बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। सरकार से वो पार्टी अलग हो गई थी, अब वापस आ गई है। अब आप इस राजनीति को समझिए। बीजेपी की तरह सहयोगी असम गण परिषद ने अपने घोषणा पत्र में नागरिकता कानून का जिक्र ही नहीं किया है। असम गण परिषद ने इतना ही कहा है कि सरकार 1985 के असम समझौते के मुताबिक काम करते हुए बाहर से आए शरणार्थियों की पहचान करने और बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाए रखेगी। एनआरसी की प्रक्रिया भी इसी समझौते के अनुसार की जाए, यह लिखा है। एजीपी ने घोषणा पत्र में कहा है कि असम समझौते को पूर्णतः लागू करना हमारा उद्देश्य है और इसके क्लॉज 6 के अनुसार हम असम की आर्थिक, सामाजिक संस्कृति को बचाने का काम करेंगे। क्लॉज 6 के तहत असम की मूल पहचान, संस्कृति, भाषा और उसकी विरासत को बचाने के लिए संवैधानिक गारंटी की बात है। 5 साल बीजेपी की सरकार रही, वो बता दे कि उसने क्लॉज 6 क्यों नहीं लागू किया। एनआरसी को लेकर भी बीजेपी और असम गण परिषद का अलग अलग नजरिया है। असम बीजेपी के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास कहते हैं कि नागरिकता कानून असम में मुद्दा ही नहीं है। लोग भावुकता से वोट नहीं करेंगे, लॉजिक से करेंगे। लॉजिक से ही सोच कर देखिए, खासकर हिंदी प्रदेश के दर्शक, तो इस मुद्दे में ही कोई लॉजिक नजर नहीं आता है। जैसे ही प्रथम चरण का चुनाव हुआ असम में, बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया कि नागरिकता कानून लागू करेंगे। वहीं घोषणा पत्र में नहीं लागू करने की बात लिखने वाली कांग्रेस के स्थानीय नेता असम के दूसरे इलाके में इस पर जोर देने से कतराने लगे, जबकि राहुल गांधी अपनी हर सभा में नागरिकता कानून को लागू नहीं करने की बात करते रहे। लॉजिक और भावुकता का पहिया बंगाल में असम से उल्टा घूम रहा है। बीजेपी बंगाल में सरकार बनने पर कैबिनेट की पहली ही बैठक में नागरिकता कानून को लागू करने की बात करती है। फिर भी बीजेपी के लिए यह मुद्दा जय श्री राम बोलने के मुद्दे की तरह अग्रिम पंक्ति का नहीं लगता। बंगाल ने नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है। ममता बनर्जी कई दफा कह चुकी हैं कि बंगाल में सीएए और एनआरसी उनकी लाश पर होगी। ममता हर सभा में कहती हैं कि लागू नहीं होने देंगे, लेकिन तृणमूल के मैनिफेस्टो में नहीं है। जैसे असम में बीजेपी के मैनिफेस्टो में नहीं है, लेकिन भाषणों में है। वहीं वाम मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि नागरिकता कानून और एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। चुनाव हो जाएंगे, चुनाव के बाद यूपी का चुनाव आएगा,
तब नागरिकता कानून का स्वर कैसा होगा, जुनून कैसा होगा, आप देखेंगे। याद रखिएगा, तब एनआरसी की बात किस जोर शोर से होगी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जिस मसले से चुनाव की राजनीति साधी जाती है, उसी का इस चुनाव में क्या हाल हो गया है, यह भी आप देख सकते हैं। नागरिकता कानून से संबंधित एक बात और, जब यह कानून आ रहा था तब कई लोगों ने कहा कि धर्म और भूगोल के आधार पर कानून नहीं लाया जाए, यह गलत है। इसके अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के शिकार ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और हिंदू शरणार्थियों को भारत में नागरिकता मिलेगी। उस समय यह सवाल उठा कि श्रीलंका में अगर तमिल प्रताड़ित हुए और वो अगर भारत आना चाहें तो उनके साथ क्या होगा। इस कानून में वो अपना अधिकार और सुरक्षा खोज रहे थे। अब इस कानून में ईसाई तो हैं, लेकिन भौगोलिक सीमा तय कर दी गई तो उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कैसे? म्यांमार की सीमा हमारे पूर्वोत्तर के 4 राज्यों से लगती है। म्यांमार की सेना की क्रूरता के कारण वहां के कई कबीलाई समूह जो ईसाई धर्म का पालन करते हैं, भारत की सीमा की तरफ आने लगे। इन्हें समग्र रूप से चिन एथनिक ग्रुप कहा जाता है। इनका भारत के मिजो समुदाय से नाता भी बताया जाता है। 90% आबादी ईसाई बताई जाती है। केंद्र सरकार कह रही है कि इन्हें शरण ना दिया जाए, वापस कर दिया जाए, जबकि मिजोरम के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं कि हमारे पड़ोस में मानवाधिकार का जो संकट है उससे भारत अपनी आंखें नहीं मोड़ सकता। इन्हें राजनीतिक शरणार्थी का दर्जा दिया जाए। मिजो नेशनल फ्रंट के राज्यसभा सांसद एम वनलालवेना ने यह भी बात कही है कि शरणार्थियों को मनरेगा के तहत काम मिलना चाहिए। विश्व गुरु बनने वाला भारत, वसुधैव कुटुंबकम पर यकीन करने वाला भारत, सीमा पर जान बचाने के लिए मदद मांग रहे लोगों को वापस जाने के आदेश दे रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का ये कौन सा क्लॉज है कि दरवाजे पर भूख से तड़पते बच्चे खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं और उन्हें लौट जाने के लिए कहा जा रहा है। ब्याज सस्ता होना चाहिए कि प्याज? ब्रेक के बाद बात करेंगे। लघु बचत पर ब्याज दर घटने की खबर सारे भारत में छप गई। 31 मार्च की देर शाम हर जगह पहुंच गई। 1 अप्रैल को जब 7 बजे बंगाल और असम में मतदान शुरू होने वाले थे, तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंग्रेजी में ट्वीट करती हैं 8 बजे के करीब, छोटी बचत के लिए ब्याज दर वही रहेगी जो पिछली तिमाही में थी। ओवरसाइट के कारण जो आदेश जारी हुआ था उसे वापस लिया जाता है। हिंदी में ओवरसाइट का मतलब यही हुआ कि अनजाने में गलती से आदेश जारी हो गया। इस फैसला वापसी पर प्रियंका गांधी का बयान आया कि कल रात में सरकार ने आम जनों की छोटी बचत वाली स्कीमों की ब्याज दरों में कटौती कर दी थी। आज सुबह सुबह जब सरकार जागी तो पता चला कि अरे ये तो चुनाव का समय है। सुबह उठते ही सारा दोष ओवरसाइट शब्द पर गढ़ते हुए सरकार ने फैसला वापस ले लिया है। चुनाव है तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम भी नहीं बढ़ रहे हैं। एक बार चुनाव जाने दीजिए, भाजपा अपना अनर्थ शास्त्र फिर से लागू करेगी। ये प्रियंका गांधी के बयान है। क्या वाकई ये आदेश गलती से जारी हो गए? हमारे सहयोगी अरुणाचलम वैद्यनाथन ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार ने बाकायदा चुनाव आयोग से इसकी अनुमति मांगी थी। वित्त मंत्रालय इतना बड़ा फैसला लेता है और सुबह सुबह वित्त मंत्री बताती हैं कि गलती से आदेश जारी हो गया। क्या वो सही बोल रही हैं? ओवरसाइट हो गया। आप आदेश पत्र की कॉपी भी देखिए जो 31 को जारी हुआ। उसमें तो बाकायदा लिखा हुआ है कि किस बचत योजना की ब्याज दर में कितनी कमी होगी। अफसर गलती से टेबल खेल रहे थे और उसमें ब्याज दरें भर रहे थे। इतनी गंभीरता से कोई गलती कर रहा था। बजट के समय फैसला सुनाया गया कि कर्मचारी भविष्य निधि में 2.5 लाख से अधिक जमा करने पर टैक्स लगेगा। लोग नाराज हो गए सोशल मीडिया पर। तो अब नियम आया कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वे 5 लाख तक जमा करा सकते हैं, उन्हें टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन प्राइवेट कर्मचारी को 2.5 लाख के ऊपर टैक्स देना होगा।
हर बात में एक देश एक कानून की बात करने वाली सरकार का यह हाल है। हिंदू अखबार ने ब्याज दर में कटौती के बारे में लिखा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा था, क्योंकि सरकार 2021-22 के लिए 12 लाख करोड़ कर्ज लेना चाहती है। ठीक इसके पहले के वित्त वर्ष में करीब 14 लाख करोड़ कर्ज ले चुकी है। तो केंद्रीय बैंकों ने बताया कि छोटी बचतों पर ब्याज दर अधिक होने के कारण उन्हें यह पैसे देने में दिक्कत आ रही है। सोचिए सरकार और सरकारी बैंक की हालत कैसी है। बुधवार को ही एक बैंकर से समझना चाह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होने के बाद 50 लाख की राशि बैंक में फिक्स डिपॉजिट करता है ताकि उसके ब्याज से महीने का खर्चा चल सके, तो पिछले 10 साल में उसकी महीने की कमाई कितनी बढ़ी है। मैं पॉजिटिव था काफी, चूंकि गणित में कमजोर हूं इसलिए बैंकर से ही पूछना ठीक समझा। उन्होंने एक मोटा मोटी हिसाब बताया है। जिस वरिष्ठ नागरिक ने रिटायर होने के बाद मार्च 2011 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10 साल के लिए 50 लाख की फिक्स डिपॉजिट की, उन्हें 8.5% ब्याज मिला होगा तब, और वरिष्ठ नागरिक होने के नाते 1% ब्याज, और इस तरह 9.5% ब्याज के हिसाब से 50 लाख की एफडी पर उन्हें 39,041 रुपए महीने का ब्याज मिलता रहा होगा। अब उसी वरिष्ठ नागरिक को 50 लाख की एफडी पर 6.20% सालाना ब्याज ही मिलेगा। इस तरह 50 लाख की एफडी पर उन्हें अब 25,480 रुपए प्रति माह ही मिलेगी, कमाई होगी। 10 साल में उनकी कमाई 35% कम हो गई। मुझे कर्नाटका बैंक में जो 10% दे रहा था वो आज 6.25 दे रहा है सीनियर सिटीजन को। अच्छा। और ICICI बैंक और HDFC बैंक जो कि पहले 9-9.5% इंटरेस्ट दे रहे थे, वो आज 5.4% इंटरेस्ट दे रहे हैं। इतना कम कर दिया है फॉर सीनियर सिटीजन। अच्छा, ये आप उस समय से कैलकुलेट कर रहे हैं जब आप रिटायर हुए 2011-12 के समय में? हाँ। अच्छा। देखिए हमारे खर्चे तो बढ़े हैं, घटने का तो कहीं कोई तरीका नहीं है। और हमारे पास इनकम के दूसरे सोर्स भी नहीं है। ये जो पैसा है इसी से हमें मतलब इसी के इन्वेस्टमेंट से हमें ज़िंदगी निकालनी है नाउ। और हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते इस उम्र में कि हम लोग स्टॉक मार्केट में या कहीं पे पैसा लगा दें और अपने को इस पूरे पैसे को रिस्क में डाल दें। तो आप ये देखिए कि अगर उस समय मैंने 50 लाख रुपया लगाया जो 10% इंटरेस्ट पे, तो मेरे को आपको उस समय पर रिटायरमेंट पे मिला होगा जो रिटायरमेंट में मिलता है। मैं रिटायरमेंट का एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल रहा, बट एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक बता रहा हूँ कि सपोज कीजिए हम 50 लाख की बात करें तो उस समय मैंने 50 लाख रुपया लगाया जो 10% इंटरेस्ट पे, तो मुझे सालाना 5 लाख रुपए मुझे इंटरेस्ट से मिल गया। अच्छा, ठीक है। वो पैसा उस 42,000 रुपये पर मंथ बना। अच्छा। करीब 42,000 रुपये पर मंथ मेरे को बना। अब जो 6% का अगर इंटरेस्ट है, वैसे तो एक दो बैंक 5.4 दे रहे हैं, कोई 6.2 दे रहा है, 5 दे रहा है। एक एवरेज लें अगर 6% इंटरेस्ट आज के दिन में, तो 10 लाख को लगाते हैं तो हमको 3 लाख रुपए मिलता है इंटरेस्ट सालाना। 50 लाख लगाने पे 50 लाख वही 50 लाख पे जो पहले मुझे 5 लाख मिलता था वो अब मुझे 3 लाख मिलता है। और वो जो 42,000 रुपये पर मंथ मेरा इंटरेस्ट से जो इनकम होती थी वो घट करके ये 3 लाख पे 25,000 रुपये हो गई। सो देयर इज अ डिफरेंस 17,000 विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। पहले तो तब भी था 10% था तो कुछ पैसा आ जाता था, लेकिन अभी ये पैसा इतना इंटरेस्ट इतना कम हो गया है, कहीं 5.4 है, कहीं 6 पॉइंट समथिंग है। इट इज़ वेरी लेस। और इससे जो भी हमको जो इंटरेस्ट आता है उससे हमारा घर नहीं चल सकता है। अमेरिका में सरकार ने कोविड के कारण लोगों के खाते में तीसरी बार पैसे डाले हैं। वहां परिवार के 1 से अधिक सदस्यों को पैसे मिले हैं और उन्हें भी मिला है जिनकी नौकरी नहीं गई है। मेरे एक मित्र ने बताया कि कोविड के दौर में उन्हें अभी तक $3,200 मिल चुके हैं, भारतीय रुपए में 2,33,000 से अधिक। भारत में आप नागरिकों को क्या मिला? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मीम के अलावा और भाषण के अलावा आप रिश्तेदारों के ग्रुप में बता सकते हैं। एक तरफ भारत लोगों के ही ब्याज कम कर पैसे जुटाने में लगा है, दूसरी तरफ अमेरिका में कॉरपोरेट पर टैक्स बढ़ाने का प्लान बन रहा है। अमेरिकी अखबारों में खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का प्रस्ताव है कि कॉरपोरेट टैक्स को 21% से बढ़ाकर
28% कर दिया जाए। सितंबर 2019 में भारत ने कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया था। भारत में इसकी बात क्यों नहीं हो रही है? छोटी बचत पर नजर क्यों जा रही है? वैसे भी टैक्स कम करते समय जो सपने दिखाए गए थे वो तो पूरे हुए नहीं। इसलिए आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।